नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास आज यूपीएससी की तैयारी से जुड़े स्रोतों का एक दिलचस्प ढेर है। इसमें इतिहास से भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय गौरव दिवस है, पर्यावरण से बेलेम कार्य योजना, टेक्नोलॉजी और शासन से जुड़ा नया डिजिटल डेटा संरक्षण नियम और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े कई अहम अपडेट्स हैं। हमारा मिशन है इन सब अलग अलग विषयों के बीच के कनेक्शन को ढूंढना और उन्हें एक कहानी की तरह समझना। बिल्कुल। और आज की कहानी का जो केंद्रीय धागा है वो है अधिकार यानी राइट्स। हम देखेंगे कि कैसे 100 साल पहले जमीन पर अधिकार की लड़ाई से लेकर आज के डिजिटल युग में अपने डेटा पर अधिकार की लड़ाई तक बुनियादी सिद्धांत वही है, नागरिकों का सशक्तिकरण। तो चलिए इस सफर की शुरुआत इतिहास से करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनजातीय गौरव दिवस से। ये 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। सरकार ने 2021 में इसकी घोषणा की थी, तो ये हालिया घटनाक्रम है, इस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन बिरसा मुंडा सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती नहीं है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया? ये समझने के लिए उनके शुरुआती जीवन को देखना होगा। उनका जन्म 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलियातू गांव में हुआ था, जो मुंडा जनजाति का केंद्र था। उस दौर में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था और पारंपरिक आदिवासी जीवन शैली पर बाहरी दबाव था। बिरसा मुंडा ने इन दोनों दुनियाओं को देखा और यहीं से उनके विचारों की नींव पड़ी। उन्होंने बिरसायत नाम से एक नया पंथ शुरू किया। अच्छा, ये बिरसाइत पंथ, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक सुधार था या इसका कोई बड़ा राजनीतिक मकसद भी था? मतलब क्या ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का एक तरीका था? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिरसाइत भगवाइल तो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास और स्वच्छता, परिश्रम जैसे नैतिक अनुशासन की बात करता था, लेकिन इसका असल मकसद कहीं गहरा था। ये आदिवासी समाज को अंदर से मजबूत करने और बाहरी प्रभावों, खासकर मिशनरियों के खिलाफ एक सांस्कृतिक ढाल बनाने का एक जरिया था। जब समाज अपनी जड़ों से जुड़ता है तो राजनीतिक रूप से संगठित होना आसान हो जाता है, और इसी सामाजिक चेतना ने उनके महान विद्रोह उलगुलान की नींव रखी। उलगुलान मतलब महान विप्लव। मुझे ये समझने में दिलचस्पी है कि ये विद्रोह आखिर हुआ क्यों? वो कौन सी ब्रिटिश नीतियां थीं या वो कौन सी घटना थी जो आप कह सकते टिपिंग पॉइंट बनी? इसका सबसे बड़ा कारण था जमीन से जुड़ा हुआ। अंग्रेजों ने मुंडाओं की पारंपरिक मुंडारी खूटकट्टी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह एक तरह की सामुदायिक भूस्वामित्व प्रणाली थी, जहां जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कबीले की होती थी। इससे खत्म करने से उनकी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ही चरमरा गई। ऊपर से बेगारी यानी जबरन मजदूरी और दिकों मतलब बाहरी साहूकारों और व्यापारियों का शोषण वो बढ़ता जा रहा था। तो ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहा था। तो ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने जीने के तरीके को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल। इसीलिए मुंडा जनजाति ने उन्हें धरती अबा यानी पृथ्वी का पिता का दर्जा दिया। और भले ही 1900 में महज 25 साल की उम्र में रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका उलगुलान बेकार नहीं गया। इसने ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें 2 ऐतिहासिक कानून बनाने पड़े। पहला 1903 का काश्तकारी अधिनियम, जिसने खूंटकट्टी को आंशिक रूप से मान्यता दी, और दूसरा 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और ये दूसरा कानून आज भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? अत्यंत महत्वपूर्ण। इस कानून में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। ये आज भी झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी कवच की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक आंदोलन दूरगामी नीतिगत बदलाव ला सकता है। ये फैसिनेट करता है कि कैसे 100 साल से भी पहले एक आदिवासी विद्रोह ने सरकार को भूमि अधिकारों पर एक ठोस कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया। बिरसा मुंडा का संघर्ष अपनी जमीन, जंगल और पर्यावरण को बचाने के लिए था। आज वही लड़ाई वैश्विक स्तर पर लड़ी जा रही है, और इसका एक बड़ा उदाहरण है जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर असर, जिस पर हाल ही में आई बेलेम कार्य योजना केंद्रित है। बहुत सहज ट्रांजिशन है। ब्राजील के बेलेम में होने वाले COP30 से पहले ये योजना जारी की गई है, और ये स्वास्थ्य पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन पहल है। इसका लक्ष्य बहुत सीधा है,
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों जैसे हीट वेव्स, बाढ़ और नई बीमारियों से लड़ने के लिए दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। ये जलवायु न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब जो देश और समुदाय इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनकी मदद करना। इस योजना में कुछ कार्यक्षेत्रों का जिक्र है, जैसे निगरानी और पर्यवेक्षण। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह की अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है क्लाइमेट डेटा का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य से जुड़ी पूर्व चेतावनी प्रणालियां बनाना। जैसे अगर सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि अगले हफ्ते किसी इलाके में भीषण गर्मी पड़ने वाली है, तो वहां के अस्पतालों और नागरिकों को पहले से अलर्ट कर दिया जाए। अच्छा। इसी तरह बारिश के पैटर्न को देखकर डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप का अनुमान लगाया जा सकता है। ये प्रोएक्टिव हेल्थ केयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो बहुत जरूरी लगता है, खासकर जब हम ये आंकड़े देखते हैं कि हर साल 5 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ अत्यधिक गर्मी से हो रही हैं और दुनिया का हर 12वां अस्पताल क्लाइमेट आपदा के कारण बंद होने के कगार पर है। सही कहा, और इसीलिए इसके लिए फंडिंग का भी इंतजाम किया गया है। क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर्स कोएलिशन ने शुरुआत में $300 मिलियन देने का वादा किया है। ये एक अच्छी शुरुआत है जो दिखाती है कि दुनिया अब जलवायु परिवर्तन को सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में देख रही है। तो एक तरफ हम अपने स्वास्थ्य को जलवायु परिवर्तन से बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में अपने निजी जीवन को बचाने की जरूरत भी उतनी बढ़ गई है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी DPDP नियम। सही। ये 2017 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक KS पुट्टास्वामी मामले का सीधा नतीजा है, जिसमें निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार माना गया था। अब जो नए नियम आए हैं वे 2023 के DPDP अधिनियम को पूरी तरह से लागू कर देंगे। ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये जो निजता का अधिकार है, ये नया कानून इसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू करता है? एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके 3 मुख्य पहलू हैं। पहला है सहमति। कोई भी कंपनी या संस्था जिसे कानून में डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, आपका पर्सनल डेटा आपकी स्पष्ट सहमति के बिना प्रोसेस नहीं कर सकती। दूसरा, बच्चों के डेटा के लिए उनके माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। और तीसरा, अगर आपके डेटा का उल्लंघन होता है तो आप डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं, जिसे दीवानी अदालत जैसी शक्तियां दी गई हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर ये कि बोर्ड पूरी तरह डिजिटल होगा और शिकायतें ऑनलाइन की जा सकेंगी। लेकिन क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई चुनौतियां भी हैं? क्या छोटी कंपनियां या स्टार्टअप्स इन सभी नियमों का आसानी से पालन कर पाएंगी? ये एक वाजिब चिंता है। अनुपालन मतलब कंप्लायंस का बोझ छोटी कंपनियों पर ज्यादा पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। एक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये है कि डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी, जिससे इसकी स्वायत्तता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून का होना न होने से कहीं बेहतर है। यह नागरिकों को उनके डेटा पर एक कानूनी अधिकार देता है जो अब तक नहीं था। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी तो बदली है, लेकिन इसने हमारे काम करने के तरीकों को भी बदल दिया है, जो अक्सर तनाव का कारण बनता है। और एक हालिया ICMR की रिपोर्ट इस तनाव को सीधे सीधे भारत की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या से जोड़ रही है, मधुमेह यानी डायबिटीज। हाँ, रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मधुमेह से पीड़ित है और इसका एक बड़ा कारण कार्यस्थल का तनाव है। इसके पीछे का विज्ञान सीधा है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे शरीर के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी पैदा करता है। साथ ही शिफ्ट में काम करना, घंटों तक बैठे रहना और गलत खानपान की आदतें, ये सब मिलकर इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। और ये तो हम सब ने महसूस किया है कि डेडलाइन के दबाव या काम के बोझ में सेहत का ध्यान रखना कितना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट में टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह का जिक्र है, इनमें मुख्य अंतर क्या है? टाइप 1 एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ही इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देता है,
ये अक्सर कम उम्र में होती है, जबकि टाइप 2 मधुमेह जो ज़्यादातर मामलों में होता है वो जीवन शैली से जुड़ा है। इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। अच्छी बात यह है कि टाइप 2 को सही जीवन शैली, खानपान और व्यायाम से नियंत्रित किया जा सकता है, और यहीं पर सरकार के ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी जगहों और कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। शुरुआत करते हैं दो ऐसी जगहों से जो हैं तो प्राकृतिक लेकिन भू-राजनीति और पर्यावरण के लिहाज से बहुत अहम है। एक मध्य पूर्व का हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और दूसरा अफ्रीका की तुर्काना झील। ये दोनों ही बेहतरीन उदाहरण हैं कि भूगोल कैसे रणनीति को प्रभावित करता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 1/4 तेल व्यापार यहीं से होता है, इसलिए ये एक रणनीतिक चोक पॉइंट है। वहीं तुर्काना झील जो केन्या और इथियोपिया में फैली है, दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जल स्तर गिर रहा है, जिससे इलाके में भूकंपीय गतिविधि का खतरा बढ़ गया है। ये दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज का असर जमीन के अंदर तक हो सकता है। भूगोल के अलावा क्षेत्रीय सहयोग भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस सिलसिले में दो समूह हाल में चर्चा में रहे। एक है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव और दूसरा खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC। हाँ, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और अब बांग्लादेश भी शामिल है, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। वही GCC, जिसमें खाड़ी के 6 देश हैं, आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर अब एक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली शुरू कर रहा है, जो शेंगेन वीजा जैसा होगा। इसके साथ ही भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच गरुड़ अभ्यास जैसे द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भी इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हैं। और अब गवर्नेंस और इकोनॉमी से जुड़े दो क्विक कॉन्सेप्ट्स। अमेरिका में अक्सर गवर्नमेंट शटडाउन की बात होती है, ये भारत की संसदीय प्रणाली में क्यों नहीं होता? इसका सीधा जवाब हमारी शासन प्रणाली के डिजाइन में छिपा है। अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और विधायिका यानी कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर कांग्रेस बजट पास नहीं करती तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते और शटडाउन हो जाता है। अच्छा, जबकि भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मतलब सरकार, वो विधायिका यानी संसद का ही हिस्सा होती है और बहुमत पर निर्भर करती है। अगर सरकार बजट पास नहीं करा पाती तो इसका मतलब है कि उसने सदन का विश्वास खो दिया है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार गिर जाती है लेकिन शटडाउन नहीं होता। ये एक बहुत ही बुनियादी अंतर है। सही है। और आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये अक्सर खबरों में रहता है, लेकिन इसकी राजनीतिक स्थिति थोड़ी जटिल है। बिल्कुल, ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त देश है। इसकी अपनी सरकार है, अपनी राजधानी नोक है, लेकिन विदेश और रक्षा मामले डेनमार्क देखता है। और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि डेनमार्क के यूरोपीय संघ का सदस्य होने के बावजूद ग्रीनलैंड EU का सदस्य नहीं है। तो आज हमने आदिवासी भूमि अधिकारों के संघर्ष से लेकर अपने डिजिटल डेटा के अधिकार और जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य के अधिकार तक की एक लंबी यात्रा की। और इस पूरी चर्चा में एक बात साफ उभर कर आती है, चाहे वो 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हो जो जमीन पर समुदाय का हक बचाता है, या 2023 का DPDP एक्ट जो डेटा पर व्यक्ति का हक स्थापित करता है। समय और संदर्भ बदल जाते हैं, लेकिन नागरिकों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित करने का संघर्ष जारी रहता है। UPSC की तैयारी में इन अलग अलग विषयों के बीच के इस अंतर्निहित संबंध को पहचानना ही गहरी समझ विकसित करने की कुंजी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।